सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग कार्यक्रम आर पार। मैं रोज अपने पैनलिस्ट से सवाल पूछता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछता हूं, लेकिन व्यूअर्स आज मैं सबसे पहले आपके समक्ष एक सवाल को रखता हूं। सवाल यह है कि अच्छी एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है, अच्छे बिजनेस के लिए यानी कारोबार के लिए क्या जरूरी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या जरूरी है। इन सारे सवालों का अगर आप जवाब तलाशेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के बिना ना किसी देश की तरक्की हो सकती है, ना किसी प्रदेश का विकास हो सकता है। तो सवाल है, क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नई ताकत दे दी है? क्योंकि सीएम योगी ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब कुछ है चंगा। इसलिए आज मैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद वाले यानी योगी राज वाले उत्तर प्रदेश का विश्लेषण भी करूंगा, वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी ने अखिलेश यादव के शासन को माफिया और दंगों से जोड़कर एक बड़ी सियासी बढ़त बनाने का दांव खेला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ना माफिया ना कर्फ्यू, क्या यूपी में सब चंगा है? आज इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा में हम जाएंगे। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबके शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, तब तक बहुत गर्मी। जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। माफिया अतीक के अंत के बाद सीएम योगी का ये बड़ा संदेश। लेकिन माफिया तंत्र को तोड़ने वाले मंत्र की कहानी भी जान लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि यहाँ पे माफिया राज पैरेलल थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हमने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है, वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। दूसरी तरफ निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव पर एक गीत के जरिए प्रहार किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में बम गोली चला के हत्याएं हो रही है, कैमरे के सामने हत्याएं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गाने बनाने में व्यस्त है। इस बीच माफिया अतीक पर दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा ये कि 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने 9 लोग पहुंचे थे, जिनमें माफिया अतीक का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम के अलावा शूटर गुलाम हसन और शूटर उस्मान तक शामिल थे। इस मुलाकात के 13 दिन बाद उमेशपाल की हत्या हुई थी। इसी बीच प्रयागराज के चकिया में अतीक के टॉर्चर रूम का भी पता चला है, जहां कमरे के अंदर लाल धब्बे दिखे, साथ ही एक चाकू और कपड़ों पर भी लाल धब्बे मिले हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी राज में वाकई कानून व्यवस्था बेहतरीन हो गई है? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नो दंगा, यूपी में सब चंगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नो दंगा
सब चंगा वाले बड़े दावे का विश्लेषण दिखाते हैं आपको। आइए स्क्रीन पर आपको साल 2017 से पहले की कहानी देखी, 2017 के बाद की कहानी देखी। एक तरफ योगी राज है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का राज है। योगी राज में करीब 3 दर्जन दंगे हुए हैं, अखिलेश राज में करीब 1000 दंगे हुए हैं, यानी संख्या बहुत बड़ी है अखिलेश राज की। 2018, 2019, 2020 में एक भी दंगा नहीं, यानी जितने दंगे हुए हैं वो 2017 के काल में हुए हैं। वो कालखंड जब अखिलेश यादव का वहां पे राज था। तो ऐसा कोई साल नहीं रहा अखिलेश राज में जहां और जब दंगा नहीं हुआ। 2021 में मात्र एक दंगा हुआ। योगी राज में, अखिलेश राज में तकरीबन हर साल 200 से अधिक दंगे ज्यादा होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी तो एजुकेशन पे असर पड़ेगा, बिजनेस पे असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, ओवरऑल स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। पलायन कर चुके लोग वापस आए योगी राज के अंदर, जबकि अखिलेश राज के अंदर हिंसा और भय के चलते कई लोगों ने पलायन किया। बड़ा सवाल क्या अखिलेश राज को दंगों और माफिया से जोड़ना बीजेपी के लिए सियासी ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन भी है, बड़े इलेक्शन ये माने जाते हैं, जिसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश राज को गुंडों का राज कहकर एक तरह से एक माइलेज बनाना चाहती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। मायावती ने भी नारा दिया था, चर गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह मायावती का नारा था जब सपा की सरकार उन्होंने पलटाई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गुंडों को जोड़ा जा रहा है। मायावती के कालखंड में भी ऐसा जोड़ा गया था। लेकिन माफिया राज अगर होता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, हमने ये देखा है। कैसे पंगु बन जाता है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, ये भी हमने देखा है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ रिजवान अहमद है, सामाजिक चिंतक है और पेशे से वकील भी हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के और पेशे से वकील है। आज मेरे पैनल में 3 वकील हैं, राकेश त्रिपाठी साहब भी वकील हैं और प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वारिस पठान भी और रिजवान अहमद भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज चर्चा बहुत अच्छी होगी। और अनुराग भाई वकील नहीं है लेकिन जनता के वकील बनके जरूर सामने आएंगे आज। लेकिन भैया, अरे प्रभु LLB हूं भाई। जी, अच्छा, पर आप, मुझे जानकारी नहीं थी कि आप भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चारों वकील हैं। चलिए, ये जानकारी और पता लग गई, आप LLB हैं और आप वकील हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी। आप तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से, और एक बार फिर से अनुराग जी का भी स्वागत है भाई, वो पेशे से वकील वो भी हैं। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। चर्चा तो बहुत सीरियस है, लेकिन मुस्कुराने का जो भी मौका मिले वो अच्छा होता है। तो मैं राकेश त्रिपाठी ये समझूं कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ राम राज्य है, ये सवाल भी है और मेरा कटाक्ष भी। देखिए अमीश जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं कांवड़ है, उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं महोत्सव है, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं उत्सव है, तो ये कहने के पीछे आधार बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे के बाद जो कर्फ्यू लगा करते थे ना पूरे यूपी में, आज उत्तर प्रदेश के लोग 6 साल में भूल गए, क्योंकि एक भी कर्फ्यू नहीं लगा है कि कर्फ्यू के भीतर क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, किसको किसको कब बाहर नहीं निकलना होता है, कैसे कर्फ्यू में ढील दी जाती है। ये सारी नियम कानून उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन से अब विस्मृत हो गए हैं, याद नहीं रह गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कोई ऐसा जनपद नहीं बचता था जिस जिले में कर्फ्यू की घटनाएं न होती हो, और उसका कारण साफ था कि अपराधियों को खुला संरक्षण होता था। जब भी कोई दंगाई पर पुलिस कार्रवाई करने का प्रयास करती थी, लखनऊ से तुरंत चचा का टेलीफोन जाता था और उसके बाद वो तुरंत छूट जाया करते थे। तो इसलिए जनता में अनरेस्ट होता था और इसलिए जनता में कानून व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाया करती थी। एक प्रयास किया था CAA के आंदोलन के समय में, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने उपद्रवियों से वसूली करा ली, उनका घर दुकान मकान बेच करके और बुलडोजर खड़ा कर दिया उनके घर के सामने। आपने जो गाना ट्वीट करा उसका जवाब चचा नहीं दिया है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं सीधा वारिस पठान आपका रुख करता हूं। ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ CM कहते हैं ये बात। सबसे बड़ा झूठ, और अभी उनके प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे सबसे बड़ी झूठी बातें कर रहे थे कि यूपी में दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास तो एम्पिरिकल डेटा है, NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा है जो 2017 से लेके 2022 तक का बता रहा है 30,000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। आप बोलते हो कर्फ्यू नहीं था, तो क्या दंगे में कर्फ्यू नहीं लगाए थे? तो क्यों झूठ बोलने गए यहाँ पे बैठ के?
और अभी मैं पूछना चाहूंगा, मुस्कुरा रहे, देखिए त्रिपाठी जी कितना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो त्रिपाठी जी? वो अतीक के एनवलप में क्या था जिसको छुपा रहे हो? बताओ। वो जो एडवोकेट के पास गया, बाद में योगी के पास आज आ गया है, क्या लिखा था एनवलप में? किससे डरता अतीक को मारने का? और कौन थे ये 3 अज्ञात इसम, ये टेरर मॉड्यूल के लड़के जिन्होंने आकर पुलिस की निगरानी में अतीक को मार दिया, उसके भाई को मार दिया? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये बात अमीश भाई, कि जिस तरह से गोली चलाई है ये एकदम ट्रेंड टेररिस्ट का काम है। इन्होंने ट्रेनिंग ली है, कम से कम 500-600 राउंड फायर करके प्रैक्टिस किया, तब आ जाके इन लोगों ने मार बड़े बड़े एक्सपर्ट के तौर पे असद ओवैसी ने बयान दिया था। ना बड़े एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट के तौर पर असद ओवैसी ने बयान दिया था। लेकिन एक वारिस जी मजा आएगा। वारिस जी एक सवाल है मेरा, आपको लगता नहीं है रंगदारी, फिरौती उत्तर प्रदेश के अंदर और माफिया राज ये अब पुरानी घटना हो गई है? मतलब उस तरह का आलम अब देखने को नहीं मिलता। क्या आपको लगता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही ये सरकार वापस आई है? यानी सेकंड टाइम मैंडेट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मिला है। वापस आई कहा था लॉ एंड ऑर्डर रमेश भाई? हाथरस हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उन्ना हो गया, उसके बाद में अभी 8 दिन पहले आप पेशे से वकील हैं, एक सेकंड, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे क्राइम नहीं होता? एक सेकंड, कौन सा ऐसा देश है या देश में हमारे राज्य है? एक सेकंड हारिस भाई, कौन सा ऐसा देश है दुनिया में और देश में हमारा कोई ऐसा राज्य है जहाँ क्राइम नहीं होता? आप पेशे से वकील हैं, 302 का मतलब ये थोड़ी है कोई मर्डर नहीं करेगा। 302 का मतलब ये थोड़ी है कोई मर्डर नहीं करेगा। जिस अपराधी को अपराध करना है वो तो करेगा ही, लेकिन उसमें कार्रवाई कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बड़ी बात यह है कि असद ने गोली चलाई तभी तो भागा फिर रहा था, और आप उस एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर असद को कानून पे विश्वास था, अदालतों पे विश्वास था, गुड्डू मुस्लिम को भी अगर अदालत पे विश्वास है तो प्रेजेंट होना चाहिए कोर्ट के अंदर, बट वो भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? चाचा सुनिए, मैं आपने कहा कौन सा ऐसा देश होगा, विदेश होगा? सुनिए अमीश भाई, है सेक्युलरम जहां की प्रीत सदा। मैं बात वहां की बताता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत के संविधान को बचाने की बात बताता हूं। मेरे भारत के संविधान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का ही नहीं है। अगर आपको लगता है किसी ने काम किया है गलत, कोई खूनी है, अपराधी है, मर्डर है, कोर्ट कायदा कचहरी है जिस उसको सजा देगा, आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फांसी दे दी। लेकिन इस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हो, यानी क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको पता है लोग कायदा कानून को नहीं मानेंगे। आपको लगेगा इसने किसी का कत्ल किया है, बंदूक लेके जाएंगे, ठा उड़ा देंगे, तो फिर कोर्ट कायदा सब जवाब लेते हैं। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, तो मैं तो बता रहा हूँ अब भी राकेश क्या, मैं तो आपको बता रहा हूँ, एक महिला का बलात्कार किया, उसके बाद वो आदमी असद ओवैसी ने आज बहुत कुछ बोला है, की बात है ना, असाउद्दीन ओवैसी ने बहुत कुछ बोला है। दलित बहन को गोली मार दिया, उसका क्या करेंगे आप? देखिए वारिस पठान जी, आप सुनिए भाई, आप वही घटनाएं बार-बार दोहरा रहे हैं। मुझे देखिए, अरे भाई वारिस पठान जी ने कहा कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बहुत सारे दंगे हुए हैं। ये एनसीआरबी डेटा के नाम पर इनको न जाने कौन फर्जी फेक डेटा पकड़ा गया है। पहले अपने उस आदमी को ठीक करिए, आपके पास एनसीआरबी का ठीक डेटा नहीं पहुंचा है, और ऐसे डेटा कोर्ट करेंगे ना तो कोर्ट में एक भी मुकदमा नहीं जीत पाएंगे, आपके सारे मुकदमे खारिज हो जाएंगे। वारिस पठान इसलिए कम से कम रेफरेंस ठीक ढूंढ करके लेके आइए। और इन्होंने सवाल उठाया कि वो अतीक अहमद का एनवेलप का है, अतीक अहमद ने एनवेलप पे क्या लिखा है। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, अतीक अहमद ने एनवेलप जो है ना वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब को क्यों नहीं दिया? बड़ा भरोसा था उनका, आज सबसे ज्यादा मातम मनाने का काम जनाब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा नहीं था क्या? भरोसा योगी आदित्यनाथ जी पर था कि हम लिफाफा एनवेलप उनके पास पहुंचाएंगे। यही है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पर सबका भरोसा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी न्याय करने का काम करेंगे। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होता है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में सुख और शांति है। उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया में ये अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे। अमिताभ बच्चन को मैं बस एक बात पूरी कर दूं। अमिताभ बच्चन को लेकर आपके बीच में राकेश जी बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, उनको 10 दीजिए ना। राकेश बोलिए।
नहीं, अभी जी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को विज्ञापन के लेकर के आए थे समाजवादी पार्टी कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। फिर भी जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि विज्ञापनों के आधार पर जनता भरोसा नहीं करती है। जनता भरोसा करती है अपने आसपास के परिवेश पर, महसूस करती है कि चौराहे पर किस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है। विज्ञापन तो आपने भी निकाल डाला है आज। दंगाई पुकारते अखिलेश आइए दिया है हमने, तो सच्चाई की नहीं, ये विज्ञापन नहीं है, ये तो सच्चाई है। और ये एक कवि ने, एक गायक ने अपनी कल्पना रखी है, ये कोई पेड तरीके से नहीं है। ये तो सच्चाई है कि आज गुंडे पुकार रहे हैं कि अखिलेश जी आइए, हमें बचाइए, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चढ़ाई दे रहे हैं हम पर। ये योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह कमर तोड़े दे रहे हैं हमारी। इसलिए अपराधी आज इस बात को चीख चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि हमें बचाइए, अखिलेश जी जल्दी आइए, कहां रह गए आप, लाज बचाइए हमारी आकर के, वरना योगी जी तो क्रश कर देंगे हमें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके, अनुराग भदौरिया, बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें कह रहे हैं दंगाई पुकारते हैं अखिलेश आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो कोई करती नहीं है, ना इनको कोई काम आता है। या तो समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों का नाम और नंबर बदलती है या धुन बदल देती है। अब गाना समाजवादी का था, इन्होंने उसको धुन ले ली और उसके बोल बदल दिए। अब मैं बता रहा हूं क्या है समाजवादी, क्या लिखते हैं पता है? जनता सुन तो लीजिए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ये हमारे क्या है? विकास, खुशहाली, लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, एजुकेशन, ये आप लेके आइए। हमारी सोच में भी पॉजिटिविटी है, इनके सोच में भी निगेटिविटी है, उसमें भी सोच रहे हैं गुंडा बदमाश। अरे प्रभु, कभी अच्छी बात करोगे कि नहीं करोगे? गाने में भी वही सब डालोगे? अरे कम से कम गाना देश उत्तर प्रदेश के युवा सुनते हैं, आप क्या उनके दिमाग में डालना चाहते हो? हम गाना भी लिखते हैं, गाना भी रिलीज करते हैं, तो उसमें भी एक संदेश होता है, उसमें भी विकास की बात होती है, उसमें भी एक हम तो इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा? इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा? इनके गाने में क्या संदेश दिखा? इसमें तो टूटी की बात भी है, इसमें माफिया की भी बात है, वही तो कह रहे हैं, इसमें अतीक और समाजवादी पार्टी के संबंधों की भी बात है, कोई संदेश ही नहीं होता ना। मुख्तार और सपा के संबंधों की बात है। इनके सुनिए, ये हर चीज निगेटिव सोचते हैं, ये पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते किसी के बारे में। इनकी सोच पॉजिटिव नहीं है। हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाइए, विकासशील बनाइए, यहाँ विकास का सूरज उगाइए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं? निगेटिविटी, व्यक्ति विशेष की बात करके निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता में खोट है, ये कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। मुझे सोच में अच्छी बात नहीं, मैं कैसे बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं हमारी चिंता क्या है। हमारी चिंता यह है कि बीच चौराहे पे पुलिस कस्टडी में आके अतीक उसके भाई को 3 लोग मार देते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का युवा क्या अब लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है? क्या हमारा उत्तर प्रदेश का युवा पहले सोचता था डॉक्टर, इंजीनियर और हम आर्किटेक्ट बनना चाहते थे? आज क्या हमारी सोच युवाओं की ऐसी हो गई क्या? ये मेरा चिंता का विषय है। अपराधी को मारने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री खत्म करनी पड़ेगी, वो खत्म हो सकती है। आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, जो युवा भटक रहे हैं उनका रास्ता राज्य सरकार क्या करेगी महंगाई पे? रोजगार देना पड़ेगा, तभी आप उनका रास्ता बदल पाओगे। इस तरह से मुझे ये समझ में नहीं आता, राज्य सरकार क्या करेगी महंगाई पे? चलो आपका शासन 2022 में जो चुनाव हुए उसमें आ भी जाता, आप महंगाई पे क्या कर पाते? राज्य सरकार क्या कर पाती महंगाई के ऊपर? टैक्स मैं बताता हूं आपको, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन है और वो महंगाई कम करने की बात करते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन वहां पर पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है, क्या करिएगा? तो कुल में, और वो कहते हैं सेंटर में मदद नहीं कर रहा। लेकिन आपने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात करी, तो मैं इसी से कहानी को शुरू करता हूं। रिजवान अहमद को पास जाता हूं। रिजवान अहमद, एक अपनी टर्न पे बोले, सब लोग 4 ही लोग हैं, अपनी अपनी टर्न पे बोले। रिजवान अहमद, समाजवादी पार्टी के वक्ता कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हमारे गानों से लोगों को विकास पता लगता है, हमारे गानों से एहसास होता है कि किस तरह से तरक्की हो सकती है, कैसे युवा को रोजगार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से नेगेटिविटी है। क्या आवश्यकता थी ये गाना बनाने की? अखिलेश आइए, गुंडे पुकार रहे हैं, टोटी चुराइए, ये क्या कहने की जरूरत थी? क्या आपको लगता है ये नकारात्मक है? जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं बार बार वही बात बोलता हूं, अनुराग भाई नाराज हो जाते हैं कि जितनी उपलब्धि, तरक्की, शांति, रोजगार, विकास समाजवादी पार्टी लेके आई उत्तर प्रदेश में, एक बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उस विकास, उस तरक्की, उस रोजगार को नाकार दिया। अब इसकी 2 ही बातें हैं, मतलब या तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है।
अब इनमें से दो में से कोई एक ही बात सच हो सकती है, कोई नाराज ना हो। और अभी मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, अनुराग भाई का कथन कितना सही है ये पता चल जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 90% मेयर, अपने टर्न पे कम से कम 90% मेयर सपा के जीत के आएंगे। उन्होंने 2 बार नाम लिया तो मैंने बताया मेट्रो बनाई हमने, झूठ है। एक्सप्रेस वे बनाया हमने, झूठ है। अब कब पूरा हमने बनाया, झूठ है। बीच में क्या बोलते हो? तुम्हें क्या तमीज नहीं सिखाई गई क्या? अच्छा, मर्यादा से बात करें। स्टेडियम बनाए, झूठ क्यों है। सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो अनुराग? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो अनुराग? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो यार? अब आ गए आपकी बोली भाषा, ये है बीजेपी की बोली भाषा। सड़क छाप, गुंडा, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम आगे की ले जाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। उनकी आवाज क्या होगी? सड़क छाप। ये मानसिकता क्यों? ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार नहीं है और न ही लखनऊ का संस्कृति संस्कार है। अच्छा, एक सेकंड अनुराग, आपको अवध में जो बदतमीजी से बोलता है उसको भी आप करके बुलाते हैं। ठीक है, बदतमीजी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, अवध में रहते हो तो लेकिन आप भी इतनी भद्रता रखिए कि दूसरे व्यक्ति को 1 मिनट बोलने दे कम से कम। आप 3-3.5 मिनट बोले, रिजवान अहमद बीच में नहीं बोले। आपने बोला मैं 5 सेकंड के लिए कमेंट करना चाहता हूं, रिजवान अहमद ने वो अलाउ करा कि आप कर लीजिए 5-10 सेकंड के लिए, लेकिन फिर आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है अपनी अपनी बात पे रखे बात। ओके रिजवान अहमद, बिल्कुल चुप, ठीक, बिल्कुल चुप। तो आने वाला चुनाव बता देगा कि इनकी बात में कितना दम है। अब रही बात गाने की, देखिए भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, 370 यूसीसी, यूपी के मैनिफेस्टो में गुंडागर्दी था कि हम गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में था। मैनिफेस्टो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। अब अगर इस सरकार को ये लग रहा है हम लड़ रहे हैं और हमारा संदेश जनता तक जा रहा है, तो अपने पॉलिटिकल वादे का उल्लेख करना, उस पे गाना बनाना, उसको भाषण में बोलना, उसको पब्लिक मीटिंग में बोलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में है। और अगर जनता उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी तो 10 में से 9 मेयर समाजवादी पार्टी के जीत के आएंगे। और अगर जनता समाजवादी पार्टी को नकारात्मक मानती है, गुंडों की पार्टी मानती है, सड़क मैं जवाब लूंगा, लेकिन इस समय कर्नाटक में अमित शाह की एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा उसका रुख कर सकते हैं लाइव। गैर संवैधानिक है और वो कभी भी संविधान में इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन 50% ज्यादा हुआ ना। मैं कह रहा हूं एक कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है, आप कोर्ट के फैसले की राह देखिए। मगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन को लाएंगे। तो मैं आज बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आप किसका कम कर लाओगे? किसका कम करोगे? वो कलिका का कम करोगे, लिंगायत का कम करोगे, दलित का कम करोगे या एसटी का कम करोगे? इसके लिए बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस सरकार ने अपनी बात को रखनी चाहिए कि 4% हम मुसलमानों को देंगे धार्मिक रिजर्वेशन, धर्म के आधार पर। वो किसका कम करोगे? जो मुस्लिम समाज की कैटेगरी ओबीसी में है, वो सबको आज भी रिजर्वेशन हम देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं, परंतु धर्म के आधार पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर आते हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि यह वही इलाका है जिस पर 2 दिन पहले ही रूस ने कब्जे का दावा किया था। असल में पुतिन की सेना ने पश्चिमी बखमुत के 3 जिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया था। बीते कई महीनों से पूरा बखमुत भयंकर जंग का मैदान बन गया। पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से कई शहर खंडहर बन गए। हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी बखमुत में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला नहीं हुआ हो। पिछले 5 महीने से रूस की सेनाएं हमले कर रही हैं। हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बखमुत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। इस बीच उधर अफ्रीकी देश सूडान में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी खर्तूम और उसके आसपास दूसरे शहरों में लगातार बमबारी हो रही है।
जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम की पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच 2 बार तय हुआ सीज फायर टूट चुका है। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब 1 हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल मोगा के रोड़ा गाँव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल भेष बदलकर कई राज्यों में देखा गया था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही थी। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन बाद उसका लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गाँव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल के गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। वो 18 मार्च से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। डिब्रूगढ़ की जेल में सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है, जहां आईबी और एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पल प्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे पहले मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अमृतपाल की पंजाब से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था। सबसे पहले अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भेष बदल कर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला किया था। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और इससे पहले 20 अप्रैल को जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ की थी और कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि किरणदीप से पूछताछ में उन्हें अमृतपाल की लोकेशन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया। और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप एनआरआई है और उसके पास यूके की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गाँव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और उधर भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो संगत को भी संबोधित करता हुआ नजर आया। और अफ्रीकी देश सूडान में चल रही लड़ाई के बीच बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को निकालने का काम भी जारी है। भारत के करीब 3000 लोग सूडान में फंसे हैं।
जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। इसके लिए सऊदी अरब की मदद भी ली जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित सूडान से कुछ भारतीय सुरक्षित सऊदी अरब पहुंच गए। हालांकि इनकी सटीक संख्या अभी भी नहीं पता चली है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र समेत कई देशों के नागरिक हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नायब तहसीलदार संदीप सिंह की जगह उनकी कुर्सी पर एक महिला जाकर बैठ गई और वो महिला तहसीलदार के सारे कामकाज भी निपटाने लगी। मतलब उसने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निपटारा भी किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और दावा किया गया कि ये महिला तहसीलदार की पत्नी है, जिसके बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कार के बोनट पर एक आदमी को घुमाते नजर आए और बेखौफ होकर कार को सड़क पर भगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार सवारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कार सवार बोनट पर ही उस आदमी को बैठाकर भगा ले गया। रोक ले भाई, रोक ले यार। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 कारों के बीच टक्कर होने के बाद आरोपियों ने दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर बैठा लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपूर्णानंद मल नाम के एक पूर्व प्रोफेसर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर शाइस्ता के साथ ज्यादती करने और डराने का आरोप लगा दिया। धरना दे रहे पूर्व प्रोफेसर संपूर्णानंद मल का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शाइस्ता के साथ सही व्यवहार करे। पति उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान संपूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन में बातें लिखी थी। धरना दे रहे संपूर्णानंद मल को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया सरगना अतीक अहमद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि दोनों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और उसे वायरल करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने जांच करके नौशाद और फैजान नाम के दोनों आरोपियों पर एक्शन लिया। जो भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा वो ये मान के चले कि हमारी नजर उसके ऊपर है और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर विधि सम्मत। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार इस समय। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है अपने हैंडल से। बीजेपी के वीडियो पर समाजवादी पार्टी बुरी तरह से भड़क गई है और वो कह रही है कि तुरंत ट्वीट को हटाया जाए, इस वीडियो को हटाया जाए, नहीं तो हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। इस वीडियो को अपमानजनक कहा है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कोर्ट से कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश की बदनामी करने की साजिश बताया है समाजवादी पार्टी ने। और सोर्सेस कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि टूटी चोर बुलाकर और माफियाओं का मददगार बनाकर छवि खराब करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी के वीडियो पर पूरी तरह से भड़क गई है समाजवादी पार्टी। ये ट्वीट किया है, वो वीडियो क्या था मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें इतना बवाल मच गया है। आज सुबह से ये हेडलाइंस बना हुआ है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। आइए आपको दिखाता हूं ये वीडियो क्या है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से तो इन्हीं बोलों पर, ये जो बोल लिखे गए हैं, इस पे आपत्ति है समाजवादी पार्टी की। कोर्ट मूव करेगी समाजवादी पार्टी। राकेश त्रिपाठी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, फर्स्ट रिएक्शन। नहीं देखिए, ये तो वास्तविकता में एक कवि की कल्पना है। कवि ने अपनी कल्पना से एक गीत लिखा है और ये सारे जितने फुटेज उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फुटेज रियल फुटेज हैं। उत्तर प्रदेश में दंगों की यही तस्वीर थी और ऐसे ही अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा टोटी लेकर आए हुए थे। ये सच्चाई नहीं है क्या? ये तो जाए कोर्ट, एक एक बातों को साक्ष्यों के आधार पर सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कैसे दंगाइयों को संरक्षण था। क्या अनुराग भदौरिया भूल गए हैं कि मुजफ्फरनगर में कैसे दंगा हुआ? क्या बाराबंकी में कैसे दंगा हुआ? आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, कोई जनपद बचा था क्या जिस जिले में दंगे न होते हो? उत्तर प्रदेश में पूरा दंगा प्रदेश बना करके रखा था। तो निश्चित तौर पर आप मुकदमा करिए, तथ्यात्मक तौर पर एक एक बात का जवाब। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ,
समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सुधर जाएं। ये मानहानि की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी का मान कुछ बचा भी है क्या? अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े परिश्रम करके बनाई थी ना, जब से उसकी विरासत अपने हाथ मिली लगातार पार्टी का बंटाधार करने का काम किया। पहले कांग्रेस से हाथ मिलाया, उसके बाद सफलता नहीं मिली, फिर हाथी के साथी बने, सफलता नहीं मिली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और केशव देव मौर्य के महान दल तक से हाथ मिला लिया, छोटे छोटे दल से हाथ मिला लिया, तब भी बात नहीं बनी। अब आजकल ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। अरे किससे किससे समर्थन मांगेंगे, कहां कहां तक समर्थन मांगेंगे? अपने दम पर आज चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची है। मान बचाने, सम्मान बचाने, मानहानि हक है सबका, सब प्रयास करते हैं। ओके अनुराग भदौरिया, आपत्ति किन शब्दों पर है? देखिए आपत्ति किन शब्दों पर है? देखिए कमाल की बात है, मैंने आपको गाना सुनाया कि समाजवादी पार्टी ने जो गाना बनाया था उसकी इन्होंने बोल बदल के अपना गाना लगाया, लेकिन बोल कैसे हैं सुनिए आप। दंगे, गुंडे, ये बोल होने चाहिए गाने में। आप बताइए क्या ये सब समाज को ये शोभा देता है? हमने क्या गाना बनाया? हमने बनाया विकास, हमने बना उन्नति, हम कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, हम मेट्रो, हम लैपटॉप, एजुकेशन की बात कर रहे हैं गाने में। तो ऐसे गाने बनाने में क्या दिक्कत है? आप इस तरह के गाने क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता दूषित है। आप कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप सोचते हो हमेशा वही हो। क्योंकि आपसे पूछूंगा पलट के कि किससे जालौन की घटना कैसे हो गई, एक बच्ची को गोली मार दी गई दिन दहाड़े, उस पर आप जवाब नहीं दोगे? कौन थे वो जिन्होंने गोली मारी? मैंने बोला कि आपत्ति, अनुराग मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। आपत्ति किन शब्दों पर है? अपमानजनक कौन से शब्द मैंने बोला? तो मैंने कहा आप किसी के बारे में कह रहे हो कि गुंडे पुकार रहे हैं या दंगे, ये क्या शब्द है भैया? ये शब्द होने चाहिए गाने में? गुंडे, दंगे, ये शब्द है गाने में? बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता, हमारे गाने में किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में गलत यहाँ पे गलत बोला गो तो बताइए। पर वो कह रहे हैं कि सबके चाहिए कि आप किसी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबके दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे तो आप ही के राज में हुए। अरे मेरी बात सुने तो ऐसे अतीक और मुख्तार अंसारी को आप ही ने पोषित करा। सुन लीजिए, नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए। अभी 60। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद किसके राज में कहता था कि सब सीना चौड़ा करके चलते हैं हम? मेरी बात, अतीक अहमद ने किसके राज में बोला था कि हम सीना चौड़ा करके चलते हैं? वो किस पार्टी का राज था? हो गया, आप ही सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल नहीं हुआ। एक ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग भाई, अतीक अहमद ने किस पार्टी के बारे में बोला कि उनके टाइम में हम लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं? बाइट है मेरे पास। अब सवाल हो गया ना? हाँ हो गया। अब सवाल हो गया, जवाब। अब जवाब 10 सेकंड। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो सूची जारी की है उन सूची पे कितने माननीय हैं जिनका संबंध सवाल है? का जवाब सवाल होता है क्या? और आप ये बताइए, मैं पूछ रहा हूं अतीक अहमद ने किसके राज में बोला? भागे मत। अतीक भाग तो आप रहे हैं। अरे मेरी बात, मैं नहीं भाग रहा हूं। ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूछूंगा ओके, वारिस पठान और रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड। आप जवाब देंगे क्या? नहीं देखिए, ये बड़े ओके, रिजवान अहमद मिलेगा क्या? रिजवान अहमद ओके, लेट रिजवान अहमद कम इन। ओके, अनुराग शांत, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए आप। रिजवान अहमद 50 सेकंड शार्प। रिजवान यार, अमित जी गुजरात के इलेक्शन में किसने अमिताभ बच्चन को सलाह दी थी कि गुजरात के गधों का प्रचार ना करो? वो कौन था? ये जो संस्कार की बैठ के यहां बातें कर रहे हैं, ये गधा शब्द कैसे आया था उस संस्कार में? किसने सिखाया था? सबको याद होगा। अरे भाई, आप ये बताओ कि उस गाने की ये लाइन गलत है। अतीक से हमारा कभी लेना देना नहीं था, मुख्तार से कभी हमारा लेना देना नहीं था, टोटी से हमारा कभी लेना देना नहीं था। आप ये बताओ ना लाइन, और अगर आप कोर्ट जाओगे, मानहानि करोगे, तो आपको पर लाइन पर वर्ड एक काउंटर देना पड़ेगा ना। तो वो काउंटर यहां डिबेट में तो दो जनता के सामने में कहो कि अतीक से, मुख्तार से हमारा कोई मतलब नहीं है। बोलो अनुराग जवाब। वो कह रहे हैं आपत्ति किस पे है? आप भी वकील हैं, आपने बोला आपने भी लॉ कर रखा है, रिजवान भाई भी वकील हैं, तो बताइए आपत्ति क्या है? मैंने बोला किसी के नाम लेके आप गाने में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपमान है, ये मानहानि में जाता है। किसी का नाम लेके अगर आप करेंगे तो ये गलत है। भाई आप किसी का नाम लेके, हमारा गाना आपको मैंने सुनाया ना, मेरे गाने में किसी का नाम है, विशेष का नाम है, किसी का नाम है तो बताइए। हम खुशहाली की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश आगे ले जाने की बात करते हैं, हमने देखा अपने गाने में विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियो डाउन। रिजवान अहमद 30 सेकंड रिजवान अहमद 30 सेकंड
रिजवान अहमद 30 अमीश बिल्कुल सही। अब अनुराग भदौरिया साहब पूरे देश को बताएंगे कि अखिलेश यादव ने जब कहा था अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार ना करे, इस बात का मतलब क्या था? अब जवाब नहीं है तो गधे आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे गाने में कौन सा ऐसा शब्द है वो बताइए। हम उत्तर प्रदेश में मेट्रो की बात कर रहे हैं, क्या गुनाह कर दिया हमने? उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस वे की, गुनाह कर दिया? बच्चों को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? गाने में हम विकास की बात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? हम यहाँ पे बोलते हैं कि आप आइए खुशहाली लाइए, खुशहाली का सूरज उगाइए, ये हमारे शब्द। आपके शब्द क्या हैं? आपके शब्द कोई सुन सकता है? भला समाज वो गाना सुन सकता है? दंगा, गुंडे, ये शब्द होते हैं गाने के? क्या गाने के शब्द होने चाहिए क्या? ये शब्द नहीं होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं होने चाहिए, अवध का संस्कृति संस्कार है। इन शब्दों से तौबा करनी चाहिए, ये शब्द नहीं होने चाहिए। आपकी हमारी आपकी राजनीतिक हो सकती है बातें, आप राजनीतिक बातें कीजिए, आप उन्नति की बातें कीजिए। अगर हमने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए तो आप 4 मेडिकल कॉलेज बनाइए। अगर हमने सुनिए अनुराग, सुन भी लीजिए ना। ओके अनुराग का ऑडियो डाउन, अनुराग का ऑडियो डाउन, अनुराग का ऑडियो डाउन। 10 सेकंड रिजवान अहमद, देन वारिस पठान। अमीश भाई, तो अनुराग भाई चलिए कुछ नहीं बता रहे तो फिर इतना ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता उनकी बात समझ क्यों नहीं रही है? क्या जनता मूर्ख है? ठीक है, ये आपका सवाल अच्छा है। वारिस पठान से भी जवाब लेते हैं। वारिस पठान, अगर यूपी में इतना ही खराब शासन चल रहा है तो जनता क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि सरकार तो दोबारा चुन के आ रही है और लोकसभा में भी जीत रहे हैं, विधानसभा में भी जीत रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है, और क्या आपको भी लगता है गाने के जो बोल हैं वो आपत्तिजनक है? व्हाट इज योर व्यू एज अ थर्ड पार्टी? देखिए अमीश भाई, मैं कब से खामोशी के साथ सुन रहा था। मैं चाहूंगा आप मुझे एक 60 सेकंड खामोशी के साथ बोलने आपको 1.5 मिनट दिया पूरा, बोलिए, अच्छा लगे। बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है अमीश भाई। देखिए ना, कितना बीजेपी वाले लोग ने पोलराइजेशन के लिए रेडिकलाइज कर दिया युवा को। कि पहले कुछ युवा की मैं बात कर रहा हूँ, पहले कुछ युवा सोचता था कि मैं गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, गांधी बनूंगा। मैं अंबेडकर जी के बनाए हुए रास्ते पे चलूंगा, मैं अंबेडकरवादी बनूंगा। मैं अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहूंगा, साइंटिस्ट। कुछ युवा सोचता था मैं अमिताभ बच्चन जैसा हीरो बनूंगा, शाहरुख खान जैसा हीरो बनूंगा। कुछ युवा सोचता था मैं सचिन तेंदुलकर जैसा एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनूंगा। लेकिन आज कुछ युवा उत्तर प्रदेश का बिश्नोई बनना चाहता है, लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है। सोच लीजिए कितना इन लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया सिचुएशन को, कि जिन लोगों ने पुलिस के सामने, पुलिस के होते हुए धड़ाधड़ फायरिंग करके मार दिया अतीक को, उनका आइडल कौन था? लॉरेंस बिश्नोई बनना था उनको, उन्होंने बयान दिया है। तो क्या आप हमारे देश को इस बाजू लेके चलेंगे? और अब ये फाइट कर रहे, ये गाना इसने बनाया, ये गाना इसने बनाया। अरे गाने की फाइट नहीं होना चाहिए अमीश भाई, देश को आगे ले जाने की फाइट करो। ये जो रेडिकलाइज हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश करो, दोनों को मिलकर करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के आज भी असेंबली के अंदर अगर आप अधिकतम देखोगे कि क्रिमिनल कौन है, तो यही बीजेपी वाले और समाजवादी वाले भरे हुए हैं क्रिमिनल अंदर। कितने की लिस्ट बनाओगे आज? 100 की तो लिस्ट बना दिया आपने माफिया की। इतने साल से योगी थे सत्ता में, उसका पहले समाजवादी सत्ता में थी, तो क्यों माफिया पनपा? क्यों इतने साल से फिरौती की गई? साबरमती की जेल से अगर बैठ के कोई कर रहा है फिरौती, ये पॉइंट है। साबरमती गुजरात में है, बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई फिरौती मांग रहा है, बीजेपी की सरकार है जेल में से, क्यों नहीं रोका गया? क्यों पनपने दिया? राकेश त्रिपाठी जवाब, राकेश त्रिपाठी जवाब, राकेश त्रिपाठी जवाब, राकेश त्रिपाठी जवाब। आप रेडिकलाइजेशन करोगे तो इस तरह की ओके वारिस, यू गॉट योर टाइम। ओके राकेश त्रिपाठी जवाब। देखिए अमित जी, अभी अनुराग भदौरिया को बहुत आपत्ति है कि गाने में गुंडे शब्द का और दंगे शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। यानी गाने में गुंडे और दंगे शब्द पर आपत्ति है, मुझे मेरे उत्तर प्रदेश में गुंडे और दंगे पर आपत्ति है। और इसलिए आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने के बाद से उत्तर प्रदेश से गुंडे और दंगे को मिटाने का काम किया है। इसलिए हम इसको उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के शासनकाल में गुंडे और दंगे पर्याय हुआ करते थे, आज परिवर्तन करने का काम। सच्चाई यह है कि इन माफियाओं के मरने पर, इन माफियाओं के एनकाउंटर पर सर्वाधिक टेस्ट हुए अगर कोई बहाता है, सर्वाधिक टेस्ट हुए अगर कोई बहा रहा है इन अपराधियों के एनकाउंटर पे, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एनकाउंटर हुआ नहीं कि तुरंत उसका मजहब देख करके तुरंत राजनीतिक रोटी सेकने का काम असदुद्दीन ओवैसी करना चाहते हैं। कभी उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ प्रशंसा की है क्या कि हमने आज संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश में खत्म करने का काम किया है? नहीं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है। मैं बानगी सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन कैसे आया है, ये बानगी बिल्कुल
बिल्कुल वकील की तरह बता इल्लीगल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दे रहे हो, कृषि विकास दर आज नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें। आप वारिस पठान अभी 1.5 मिनट अकेले मांग रहे थे आप, अब कंटिन्यू लगातार बोलेंगे। 6.6 विकास की कृषि विकास दर थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, 16.8 विकास की दर है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यह कृषि विकास की दर है। 17,000 प्रधानमंत्री आवास केवल स्वीकृत करने का काम किए थे, 44 लाख प्रधानमंत्री आवास हमने पहले 5 वर्ष के कार्यकाल में बनाकर देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 17.4 विकास दर की बेरोजगारी की दर थी उत्तर प्रदेश में, और आज 2% से 4% के बीच में बेरोजगारी की दर है योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज यूपी में योगी जी की सरकार है, जहां निवेशकों का आदर है, सत्कार है, अयोध्या, काशी और मथुरा है, बम बम भोले, जय जयकार है। वरना समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब अतीक और मुख्तार है, जहां पर बम और गोले चीख और चित्कार है। ओके, वारिस पठान को 40 सेकंड और आतंकियों का समर्थन होता है। वारिस पठान 30 सेकंड। ये इनको वारिस पठान लेकिन आप बार-बार विकास और आप और समाजवादी पार्टी बार-बार, वारिस पठान मेरा सवाल सुनिए, आप और समाजवादी पार्टी बार-बार विकास, डेवलपमेंट इनकी बात करती है, बड़ी जरूरी भी है, होनी भी चाहिए, लेकिन बताइए अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगी, एजुकेशन कैसे होगी? तो लॉ एंड ऑर्डर ही तो इंपॉर्टेंट है। अब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ या फिर आजम खान के साथ तो डेवलपमेंट और विकास नहीं हो सकता। बताइए क्या ये लोग प्रायवाची हैं इन सब शब्दों के? अमीश भाई सुनिए, इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता की भलाई कौन कहा रहा था? समाजवादी पार्टी थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई है सत्ता में, तो क्या इनका फर्ज, इनका दायित्व नहीं बनता था कि अगर इस तरह का माफिया पनप रहा है तो रोके? पर ये तो लिस्ट पे लिस्ट खाली बताते जा रहे हैं। अरे आप अगर क्रिमिनल को बढ़ावा दोगे, आप उसको टिकट दे के असेंबली में भेजोगे, आप टिकट दे के क्रिमिनल को पार्लियामेंट में भेज दोगे, तो इस तरह का तो क्राइम बढ़ेगा ही ना। जब आपको पता था कि इतना बड़ा माफिया, तो आपको जब रोकना था, तब आपने क्यों नहीं रोका? आज जब रिएक्शन, ओके, रिजवान अहमद वरना इस तरह की किलिंग बढ़ेगी। रिजवान अहमद जरूरी है। रिजवान अहमद, मैं इस सवाल को घुमाता हूं, मैं पूछता हूं कि अतीक के जाने से, एक सेकंड, मैं एक सवाल को घुमाता हूं, अतीक के जाने से, अतीक नहीं रहा या फिर वो जेल में था, उसके जाने से, मुख्तार जेल में जाने से और आजम खान का तिलिस्म टूटने से क्या इंपैक्ट पड़ा? क्या फर्क पड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी तो नहीं बढ़ी, विकास तो नहीं हुआ। अमीश भाई 3 बार हमारे वारिस भाई वकील होते हुए बोल चुके हैं कि हम एनकाउंटर के खिलाफ हैं। वारिस भाई सीआरपीसी सेक्शन 46 2 और 3 पढ़ लीजिएगा। पुलिस को गिरफ्तारी के टाइम पर एनकाउंटर करने का अधिकार है। मैं बात असद की कर रहा हूं, अतीक की नहीं कर रहा हूं। अफसोस इस बात का है कि अतीक से पहले असद के एनकाउंटर के बाद भी आप आंसू बहा रहे थे। सेक्शन 46 2 एंड 3 पहली चीज। वारिस भाई आपने बिल्कुल सही बात बोली कि शर्म की बात है कि युवा लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है। यह बताइए कि क्या यह भी शर्म की बात है कि मुसलमान युवा इंजीनियर, डॉक्टर छोड़कर गाजी, जिहादी और शहीद बनना चाहता है? आज उसी रूप से आप उन लौंडों की, उन लड़कों की आप कहिए कि गाजी, शहीद, जिहादी बनने वालों पे लानत है, लानत। बोलिए वारिस पठान। कोई बनना नहीं चाहता। आपने किधर से लेके आ गए? ये सब पढ़ना लिखना चाहते हैं, सब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, अच्छा पद हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। आप बोलिए ना, आप बोलिए लानत उन पे जिन्होंने पुलिस की कस्टडी के अंदर मार दिया। दोनों को कहना चाहिए। आप कहिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो लोग दोनों को कहना चाहिए। रिजवान भी बोले, आप भी बोले लानत है। संविधान को नहीं मानते, कायदे को नहीं मानते, रिजवान डेमोक्रेसी को नहीं मानते, जो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संविधान का कत्ल करते हैं, उन पे लानत है। जो संविधान का कत्ल करते हैं, डेमोक्रेसी का कत्ल करते हैं, देश के सब बनाए हुए कायदे को नहीं मानते, अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, लानत है। बिल्कुल, जो इस तरह से कौन बनना चाहता है? अरे सब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना चाहते हैं। आपको डेटा बताओ कौन बनना चाहता है? जी कौन होना चाहता है? डेटा बताओ, मुझे डेटा बताओ, मुझे डेटा तो बताओ। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए लानत किसी के बोलने से मुझे लगता है कि मजम्मत और मरम्मत दोनों होनी चाहिए, जो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है और जो दूसरे कर्म करना चाहता है। लेकिन अब मैं आता हूं इस विषय के ऊपर जो कि आज का बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराग भाई, आपने बोला देखिए आपत्ति है, ये लोग जो है वो बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपने शुरुआत यहां से करी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अतीक अहमद
कौन सी पॉजिटिविटी फैला रहा था? ये अतीक अहमद का कुत्ता कौन सी पॉजिटिविटी फैला रहा था? जब अतीक अहमद ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को उसके घर में घुस के मारा था, ये कौन सी पॉजिटिविटी फैला रहा था? ये सब सवाल आएंगे, ये सब सवाल आएंगे। आप, मैं मान सकता हूं कि आपको टोटी शब्द पे आपत्ति हो कि भाई किसी को क्यों ऐसी बात कही जाए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जो दंगे वाली बात है, मुजफ्फरनगर दंगे आप ही के राज में हुए थे और सफाई में महोत्सव चल रहा था? सवाल है, सुन लीजिए, मेरा सवाल है, सवाल यह है कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे में जिन लोगों को समाजवादी ने चिन्हित किया था उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे भी हटाए गए। आखिर क्यों हटाए गए? अगर कोई देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी होगी विपक्ष में, वो कोशिश करती है वहां माहौल खराब करने का। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, हम हमेशा पॉजिटिव राजनीति को बढ़ावा देते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, देखिए वहां दंगे हो रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, देखिए दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में रहती है, तो ये तो फिर फेलियर है आप लोगों का। जो मतलब आप कहते हैं कि ये तो इससे बड़ी तो आप इससे बड़ा तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते बीजेपी को कि बीजेपी जहां जब सत्ता में रहती है तो दंगे नहीं होते, जब बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो दंगे हो जाते हैं। यही बात तो कह रही है बीजेपी, यही बात तो कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी और योगी आदित्यनाथ, यही बात तो कह रहे हैं। ये क्या बोल गया? स्पष्ट है ना। ओके राकेश त्रिपाठी, क्या ये आप कह रहे हैं कि जहां बीजेपी होती है वहां दंगे नहीं होते कि दंगों से मुक्ति चाहते हैं? मैं कह रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आप देखिए वहां दंगे हो रहे हैं बिहार में। भाजपा की सरकार जहां होगी वहां दंगे नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी सर्टिफिकेट दे रही है। बहुत आभार आपका, हम तो अपना आपका बहुत बहुत आभार कि आज अनुराग भदौरिया ने सारी बातों के बीच में नेशनल टेलीविजन पर यह बात स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब दंगों से मुक्ति की गारंटी होता है। भाजपा की सरकार होगी तो सुरक्षा का एहसास होगा, दंगे नहीं होंगे। ये भाजपा की सरकार की बहुत आभार, बहुत अभिनंदन अनुराग भदौरिया, बहुत अभिनंदन आपका। जनता पार्टी विपक्ष में 10 सेकंड रिजवान अहमद को बढ़ावा देती है, 10-15 सेकंड रिजवान अहमद। बिहार में बढ़ावा दिया, पश्चिम बंगाल में अनुराग चुप नहीं होते आप। 10 सेकंड। आमिश भाई जी थोड़ा पीछे चले जाते हैं। आज जो अनुराग भदौरिया जी ने बात बोली है कि जहां भी ये विपक्ष में होते हैं वहां दंगे करवाते हैं, तो आज अनुराग भदौरिया जी ये बताएंगे कि 2002 के दंगे गोधरा और अहमदाबाद गुजरात के दंगे किस पार्टी ने करवाए थे, और मोदी से ये माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अनुराग 5 सेकंड। देखिए, हमने कहा कि जहां हम सत्ता में होते हैं सत्ता का धर्म निभाते हैं, जहां विपक्ष में होते हैं विपक्ष का धर्म निभाते हैं। हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष का धर्म निभाते हैं दंगों को, लेकिन बिहार में देखिए विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, वहां दंगे हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें बयान देती है, उसको हवा देती है। पश्चिम बंगाल में भी दंगे हुए क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी हवा देने का काम करती है। ये तो कमाल का लॉजिक, ऑडियो डाउन करिए, ये कमाल का लॉजिक है, ये कमाल का लॉजिक है कि बीजेपी जहां विपक्ष में होती है वहां दंगे हो रहे हैं और जहां सत्ता में वहां दंगे नहीं हो रहे। तो मतलब जो राकेश त्रिपाठी ने बात बोली, ये सर्टिफिकेट खुद बांटते फिर रहे हैं इस बात का। किस बात का सर्टिफिकेट? मतलब आप बांट रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तो दंगे नहीं होंगे। ये तो सर्टिफिकेट आप ही ने दिया ना अनुराग जी अभी कुछ देर पहले। अरे तो लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी दुखद खबर है। तारिक फतेह जाने माने कमेंटेटर और भारतीय संस्कृति के बारे में बड़ी अपनी राय रखने वाले, लंबे समय से बीमार थे, उनका निधन हो गया है। हमारे आर पार के कार्यक्रम में वो कई बार आए, हमारे ये देश है कार्यक्रम में उन्होंने कई बार हिस्सा लिया। तारिक फतेह जो कि भारतीय संस्कृति पर बुलंद आवाज रखते थे और भारत के ऊपर अपनी राय बहुत बेबाक रखते थे, एक अच्छे इंसान थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तारिक फतेह जाने माने लेखक, जाने माने कमेंटेटर, उनका निधन हो गया है और मेरे बड़े प्रिय मित्र थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये खबर कहनी पड़ रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। तारिक फतेह का निधन हो गया है। रिजवान अहमद के भी बहुत अच्छे जानकार थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को पूरी सहानुभूति। लेकिन अब मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं व्यूअर्स, जो अपने आपके बच्चों के लिए बहुत अहम है, यानी उनके भविष्य के लिए बहुत अहम है। देश की सर्वोच्च अदालत आजकल एक खास केस की सुनवाई कर रही है। 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज का, यानी समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। कोर्ट में
इस पर अभी तक क्या बातचीत हुई है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह समझना बेहद आवश्यक हो जाता है कि यह मुद्दा अदालत के सामने क्यों आया है। दरअसल सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया। हालांकि फैसले के बाद भी यह साफ नहीं था कि समलैंगिक जोड़ों का भविष्य क्या होगा। 25 नवंबर 2022 ये तारीख नोट करिए को 2 समलैंगिक कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई। ये खबर बहुत जरूरी है आपके लिए। 15 अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने केस की सुनवाई शुरू कर दी, लेकिन इस सुनवाई से समाज का एक बड़ा तबका सहमत नहीं है। और खास बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा संस्था है ये भी, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई ना करने की उसने अपील की है। उनका क्या कहना है आपको मैं बता देता हूं। उनका कहना है कि देश के 99.9% यानी 99.09% से ज्यादा लोग समलैंगिक शादी वाले विचार का विरोध करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला देश की संस्कृति और सामाजिक धार्मिक ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। यह भी कहा गया कि देश की विविधताओं को देखते हुए इस मुद्दे को संसद पर छोड़ देना चाहिए, यानी पार्लियामेंट पे छोड़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और संविधान में सभी का काम निर्धारित है। इसलिए पत्रकार होने के नाते मेरा मकसद किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी समाज की आवाज बन के, और यही मेरी कोशिश भी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही तरह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी कहा कि कानून बनाने से जुड़े फैसले लेने का अधिकार देश की संसद यानी पार्लियामेंट और विधानसभाओं को है, जिसको आप चुन के भेजते हैं। कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार की मांग को दरकिनार कर दिया और नकार दिया और याचिकाकर्ताओं का पक्ष चुना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या शादी करने के लिए बाइनरी जेंडर यानी पुरुष और महिला का होना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग अर्बन एलिटिस्ट व्यू यानी शहरी विचार है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सरकार के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई डेटा है। कोर्ट में सुनवाई तो जारी है, लेकिन अदालत के बाहर देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है। तलाक की स्थिति में गोद लिए बच्चे पर किसका अधिकार होगा? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, थिएटर में महिला पुरुष वाली व्यवस्थाएं कैसे संभाली जाएंगी? किसी स्पोर्ट्स टीम में चयन किस पैमाने पर किया जाएगा? और तो जेलों के अंदर पुरुष और महिलाओं की जेल अलग होती है, वहां कहां रखा जाएगा? देश में कानून बनाने का अधिकार आखिर किसके जिम्मे है? सवाल यह भी है, इन सारी व्यवस्थाओं को नया रूप रंग देने में जो वक्त जाएगा उसका खमियाजा क्या वो लोग उठाएंगे जिनके केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं? मैं यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, साफ कह देना चाहता हूं कि एक सच्चा देशभक्त होने के नाते संविधान, न्यायपालिका और विधायिका तीनों में मेरा अटूट और परम विश्वास है। मेरी नजरों में LGBTQ कम्युनिटी भी देश के सम्मानित नागरिक है, उनका पूरा अधिकार है। सवाल बस इतना है कि अगर उनकी सुनवाई संविधान द्वारा बनाई गई जनता की अदालत यानी संसद में हो तो क्या यह लोकतंत्र के लिए बेहतर प्रथा साबित नहीं होगी? सोचेगा जरूर, अपनी राय मुझे ट्वीट करके जरूर भेजिएगा। ये खबर नेशनल इंपॉर्टेंस की लगी, इसलिए आज मैंने इस पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करी।